भारत में हर साल एक नई एयरलाइन तो शुरू होती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही उसका नाम तक सुनाई नहीं देता है। लास्ट 20 इयर्स में काफी सारे कॉम्पिटिटर्स आए। किसी ने एयर सहारा की शुरुआत करी, किसी ने जेट एयरवेज की शुरुआत करी, तो किसी ने किंगफिशर की। और किंगफिशर ने तो उड़ता हुआ 5 स्टार होटल बना दिया था, लेकिन एक एक करके सब खत्म हो गए। भारत का एशियन सेक्टर जितना अच्छा दिखता है बाहर से, उतना ही ज्यादा अंदर से खराब है। इसलिए कई लोग इस एयरलाइन को शमशान घाट भी बोलते हैं। अभी गो फर्स्ट ने भी अपने ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। वहीं विस्तारा और एयर इंडिया भी सालों से हजारों करोड़ का नुकसान झेल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी एयरलाइन है जिसने सबको पीछे छोड़ रखा है, और उसका नाम है इंडिगो। इंडिगो अकेली ऐसी एयरलाइन है जिसने फाइनेंशियली ईयर 2024 में करीब 8170 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जबकि बाकी सारी कंपनीज लॉस में डूब गई थी। आज के टाइम पर जहां विस्तारा और एयर इंडिया के पास टोटल मिलाकर 300 फ्लाइट्स हैं, वहीं अकेले इंडिगो के पास 400 से भी ज्यादा प्लेन्स हैं। सोचने वाली बात यह है कि 2006 में दो दोस्तों ने मिलकर एक एयरलाइन की शुरुआत करी थी जिसका नाम था इंडिगो, और वो भी सिर्फ एक प्लेन से। और आज 19 साल बाद इंडिया का ये सबसे बड़ा एयरलाइन कंपनी बन चुका है। तो आखिर इंडिगो ने ऐसा क्या किया जो आज के टाइम पे नंबर 1 एयरलाइन बन चुका है, और जिस एशियन मार्केट में टिकना भी मुश्किल है, वहाँ इंडिगो लगातार प्रॉफिट कमा रही है। तो आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। 2005 की शुरुआत में दो दोस्त राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल एक नई एयरलाइन शुरू करने की तैयारी में थे। उस वक्त राहुल भाटिया का ट्रैवल बिजनेस था और राकेश गंगवाल अमेरिका में एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर बड़ा नाम कर चुके थे। दोनों ने मिलकर इस नए वेंचर का नाम दिया इंडिगो, मतलब कि इंडिया ऑन दी गो। लेकिन 2005 के टाइम पर एयरलाइन को शुरू करना इजी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया के एशियन मार्केट में जेट एयरवेज का कब्जा हुआ करता था। दूसरी तरफ एयरडेक्स सबसे सस्ता टिकट देकर मिडिल क्लास फैमिली को उड़ने का सपना दिखा रही थी, और साथ में ही विजय माल्या ने भी किंगफिशर के साथ एंट्री मार ली थी। वहीं पिछले कुछ सालों में एशियन इतना ऊपर नीचे हो चुका था कि 1991 से 2006 के बीच में 14 प्राइवेट एयरलाइन बंद हो चुकी थी, और ऐसे में एक नया एयरलाइन शुरू करना इजी नहीं था। इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग इंडिगो को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन इंडिगो ने स्टार्टिंग में ही ऐसा बिजनेस मॉडल खेला जिसमें लोगों को हैरान कर दिया। ईयर 2005 में अपनी एयरलाइन के ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही इंडिगो ने सीधा 100 नए प्लेन्स का ऑर्डर दे दिया था, और यही सब देखकर इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर्स हैरान रह गए। जिस कंपनी का अभी ठीक से नाम भी नहीं बना था, उसने इतिहास का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर कैसे दे दिया। इंडिगो का ये पहला कदम ही बाकी एयरलाइन से सबसे ज्यादा अलग था, और यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी जिससे इनकी किस्मत बदल गई। उस टाइम पर दुनिया में सिर्फ 2 बड़ी कंपनीज थी जो कमर्शियल प्लेन्स बनाती थी। पहली थी बोइंग और दूसरी थी एयरबस, और इंडिया में एयरलाइंस बोइंग को ही चुन रही थी क्योंकि बोइंग के प्लेन्स बहुत पहले से थे, उनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा थी। एयरबस उस समय इंडिया के लिए एक नया नाम था, उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग थी, और अगर कोई एयरलाइन उसे चुनती भी तो उसे नए सिरे से पायलट ट्रेनिंग करानी पड़ती, मेंटेनेंस का अलग, इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग बनाना पड़ता, और स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से नहीं मिलते। और यहीं पर राकेश गंगवाल का एक्सपीरियंस काम आया, और उसी के बाद उन्होंने एयरबस को एक डिमांड रखी। उन्होंने एयरबस से कहा कि अगर हमें भारी डिस्काउंट मिले तो हम 100 प्लेन्स का ऑर्डर साथ ही दे देंगे, और इसी के बाद एयरबस का इंडियन मार्केट में आने के लिए बहुत बड़ा मौका मिल गया। इसके बाद ही उन्होंने इंडिगो की बातें मानना शुरू कर दिया, और कहा जाता है कि इस बड़े ऑर्डर के बदले इंडिगो को लगभग 40 से 50% तक का डिस्काउंट मिला था। उन्होंने सिर्फ प्राइस ही कम नहीं करवाए, ये शर्त भी रखवाई कि अगर कोई प्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या इंजन में कोई दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदार भी एयरबस की ही होगी। इतना ही नहीं, इंडिगो ने एयरबस से ये भी कहा कि हम सारे 100 प्लेन्स एक साथ नहीं लेंगे, आपको हर 45 दिन में एक एक प्लेन हमें देना होगा। इससे एयरबस पर एक साथ प्रोडक्शन का प्रेशर ना पड़े, और इसी की वजह इंडिगो को अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का मौका मिल गया। एक तरफ से ये दोनों के लिए ही मैच्योर डील थी, लेकिन इसके बाद ही असली गेम शुरू हुआ। इंडिगो ने एक एक करके अपने प्लेन्स को बेचना शुरू कर दिया। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही था इंडिगो का सेल एंड लीज बैंक मॉडल। मान लीजिए इंडिगो ने 1000 करोड़ की कीमत वाला प्लेन 500 करोड़ में खरीदा, क्योंकि उन्हें बल्क डिस्काउंट मिला था। फिर उन्होंने उसी प्लेन को एक लीजिंग कंपनी को 700 करोड़ में बेच दिया। अब लीजिंग कंपनी को भी 300 करोड़ का डिस्काउंट मिल रहा था, तो उसने भी खुशी खुशी खरीद लिया, और इसी तरह इंडिगो को सीधा सीधा 200 करोड़ रुपए का पहले ही प्रॉफिट हो गया था। और इसके बाद ही इंडिगो ने अपना बेचा हुआ प्लेन लीजिंग पर लेना शुरू कर दिया लीजिंग कंपनी से,
और इस स्ट्रेटेजी से इंडिगो को 3 बड़े फायदे हुए। सबसे पहला फायदा ये है कि हर नए प्लेन पर सीधा प्रॉफिट हुआ, जिससे कंपनी के पास शुरुआत से ही ढेर सारा कैश जमा हो गया। दूसरा बड़ा फायदा ये था कि प्लेन्स के लीज होने पर चलते इंडिगो को शुरुआत में ही बड़े बड़े लोन्स लेना नहीं पड़े, जिससे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत बनी रही। और तीसरा बड़ा फायदा ये हुआ कि इंडिगो ने शुरुआत से ही नए और एडवांस एयरबस A320 प्लेन चुने थे, तो इसकी वजह इनका मेंटेनेंस भी खर्चा कम रहा और इनका फ्यूल भी कम लगा, क्योंकि उस वक्त के बोइंग एयरप्लेन्स के मुकाबले एयरबस A320 करीब 8 से 10% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट था। अब आप सोच रहे होंगे कि 10% से क्या ही फर्क पड़ने वाला है, लेकिन एयरलाइंस के बिजनेस में ये करोड़ों का फर्क दिखाता है। अगर बोइंग प्लेन दिल्ली से बेंगलोर के फ्लाइट में 5000 लीटर पेट्रोल पीता है, तो वही काम एयरबस का प्लेन 4500 लीटर में कर देगा। अब अगर एशियन फ्यूल 85 रुपीज पर लीटर है, तो एक फ्लाइट में सीधा 1000 की बचत होगी। और इंडिगो हर दिन काफी सारी फ्लाइट्स ऑपरेट करता है, तो सोचने वाली बात है कि साल भर में फ्यूल की कितनी ज्यादा बचत होगी। इंडिगो ने शुरुआत में ही पैसेंजर का माइंडसेट समझ लिया था। इंडिगो ने देखा कि भारत के लोग टाइम और कंफर्ट से ज्यादा सस्ते किराए को देखते हैं। लोग 500 रुपए बचाने के लिए रात 2 बजे की फ्लाइट पकड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए इंडिगो ने शुरुआत से ही अपना बिजनेस मॉडल ऐसा सेट किया कि खर्चे कम से कम हो, जिससे कि टिकट का कॉस्ट सबसे ज्यादा लीस्ट हो सके। उन्होंने फालतू के खर्चे बिल्कुल कट कर दिए, जैसे कि फ्लाइट में खाना देना या बड़ी बड़ी स्क्रीन पर एंटरटेनमेंट दिखाना। और ज्यादातर लोग 200 से 300 रुपए बचाने के लिए इंडिगो का टिकट लेने को तैयार थे। उनका मेन मोटिव ये था कि टिकट से प्रॉफिट भले ही कम हो, लेकिन लोगों की क्वांटिटी ज्यादा हो। इसका मतलब ये है कि फ्लाइट खाली ना जाए। इस वजह से जो लोग फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, वो लोग भी फ्लाइट में ट्रैवल करने लगे, बिकॉज ऑफ लीस्ट कॉस्ट। और यही स्ट्रेटेजी का नाम था हब एंड स्पोक मॉडल। जबकि उस वक्त दूसरे प्लेयर्स पॉइंट टू पॉइंट मॉडल काम करते थे। अब पॉइंट टू पॉइंट मॉडल क्या होता है, चलो जानते हैं। मान लीजिए इंडिया के 10 शहर हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट मॉडल में इन 10 शहरों को आपस में जोड़ने के लिए हर एक शहर का सीधा कनेक्शन बाकी सभी शहरों से बनाना पड़ता है। मतलब कि सिर्फ दिल्ली को बाकी सिटी से कनेक्ट करने के लिए 9 अलग अलग फ्लाइट की जरूरत होगी। ऐसे में सभी शहरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए टोटल 45 रूट्स बनेंगे, मतलब कि 45 डिफरेंट फ्लाइट चलानी पड़ेंगी। और ये भी जरूरी नहीं कि सारी फ्लाइट्स फुल कैपेसिटीज के साथ जाएं। काफी बार सीट्स खाली भी जाती हैं, यानी एयरलाइन का खर्चा तो पूरा होगा पर कमाई आधी होगी। इसी वजह से पॉइंट टू पॉइंट मॉडल काफी महंगा पड़ता है। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि किंगफिशर, जेट एयरवेज और एयर इंडिया जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स इस मॉडल को सस्टेन नहीं कर पाए। और यहीं पर इंडिगो ने एक मास्टर प्लान खेला और उसने पॉइंट टू पॉइंट मॉडल को अवॉइड करके हब एंड स्पोक मॉडल को अपना लिया। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एक बड़ा एयरपोर्ट हब की तरह काम करता है और बाकी के छोटे छोटे एयरपोर्ट स्पोक्स की तरह काम करते हैं। मान लीजिए कि दिल्ली एक हब की तरह काम कर रहा है और लखनऊ, पटना एंड जयपुर जैसे 10 छोटे छोटे स्पोक्स की तरह काम कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी छोटे छोटे शहर के पैसेंजर पहले दिल्ली आकर इकट्ठा होते हैं और फिर वहां से दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़कर अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाते हैं। मतलब कि एक सिटी को दूसरी सिटी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते हैं। और इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जहाँ दूसरी एयरलाइंस को 10 शहर कनेक्ट करने के लिए 45 फ्लाइट चलानी पड़ती थी, वहीं इंडिगो सिर्फ 9 फ्लाइट में ही काम चला लेता था। और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इससे कि प्लेन का फ्यूल भी बहुत ज्यादा बचा, क्रू मेंबर्स का खर्चा भी कम हुआ, मेंटेनेंस भी कम लगा और फ्लाइट का यूटिलाइजेशन भी मैक्सिमम हो गया। ये मॉडल इंडिगो का सक्सेस एक सीक्रेट मॉडल था जो कि किंगफिशर और बाकी के एयरलाइंस मिस कर गए। और इसके बाद ही इंडिगो ने अपना एड कैंपेन भी चलाया, जिसमें उन्होंने उनका स्लोगन चलाया, ऑन टाइम इज द वंडरफुल थिंग, जो कि आगे चलकर इनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। क्योंकि उस टाइम पर इंडिगो की मोस्टली फ्लाइट टाइम पर ही होती थी और ये सब पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उनके ऑपरेशंस को बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया था। लाइक उनकी टीम का हर बंदा टाइम की वैल्यू समझता था। प्लेन के लैंड करते ही ग्राउंड स्टाफ अगले 30 मिनट के अंदर उसे दोबारा उड़ान भरने के लिए तैयार कर देता था। और ये सब पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें रोज रोज नए मॉडल्स के प्लेन पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसके बाद ही फिर आया एयर 2008 और इसके बाद इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री को एक ऐसा झटका लगा जिसने पूरे सेक्टर की कमर तोड़ दी। एयर 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते हुए तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। उस टाइम पर किंगफिशर का नुकसान 8 गुना बढ़कर करीब 1600 करोड़ रुपए पहुंच गया था। वहीं जेट एयरवेज और स्पाइस जेट को भी भारी घाटा हुआ था। लेकिन इसी बुरी वक्त में इंडिगो ने सबको हैरान करते हुए करीब 82 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और उस साल प्रॉफिट में रहने वाली इंडिया की इकलौती एयरलाइन कंपनी बन गई। और यही एक टर्निंग पॉइंट था जहां इंडिगो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
2008 के बाद जहां ये कंपनी तेजी से ऊपर जा रही थी, वहीं दूसरी एयरलाइंस की हालत खराब हो रहे थे। इंडिगो की तरह ही जेट ने भी जेट लाइट नाम की सस्ती सर्विस शुरू करी, लेकिन अपने खर्चों को कंट्रोल ना रख पाने के कारण धीरे धीरे जेट एयरवेज कर्जे में डूबती चली गई। हालांकि 2013 में इतिहाद ने इसमें इन्वेस्ट किया था, लेकिन हालात फिर भी नहीं सुधरी और आखिरकार अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज हमेशा के लिए बंद हो गई। जेट एयरवेज बंद होने से उनके एयरपोर्ट स्लॉट्स भी खाली हो गए, जिस पर इंडिगो ने तुरंत कब्जा जमा लिया। साथ ही इंडिगो के जेट ने कई एक्सपीरियंस पायलट और क्रू मेंबर्स को हायर कर लिया, जिससे उन्हें पहले से ही ट्रेंड स्टाफ मिल गया। इसी तरह किंगफिशर एयरलाइंस, जिसने अपने शुरुआत के दौर में जबरदस्त नाम कमाया था, वह भी अंदर से लॉस में होती जा रही थी। फिर इसके बाद विजय माल्या ने एयर डेक्कन को खरीद लिया और उसके बाद किंगफिशर ने उसे और बड़ा बनाने का सोच लिया। किंगफिशर प्लेन एक उड़ता हुआ 5 स्टार होटल की तरह था, लेकिन ओवर एक्सपेंसेस की वजह से ये कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाई और 2011-12 तक आते आते हालत इतनी बिगड़ गई कि ना तो एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए पैसे थे, ना ही फ्यूल भरवाने के लिए पैसे थे और आते आते 2012 तक किंगफिशर को एट दी एंड बंद ही करना पड़ा। किंगफिशर के फॉल के बाद 2013 में इंडिगो नंबर 1 एयरलाइन डोमेस्टिक फ्लाइट बन चुकी थी। उसका मार्केट शेयर करीब 30% पहुंच चुका था, जो जेट एयरवेज और एयर इंडिया जैसे पुराने प्लेयर से कई ज्यादा था। अब इंडिया में नाम बनाने के बाद इंडिगो ने बाहर के मार्केट को ग्रैब करना शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत हुई सिंगापुर और बैंकॉक जैसे नए डेस्टिनेशन से। इस बीच इंडिगो को टक्कर देने के लिए नए कॉम्पिटिटर्स भी आए, जैसे कि 2014 में एयर एशिया और 2015 में विस्तारा ने अपनी फ्लाइट शुरू करी। उस टाइम पर ऐसा लगा कि इंडिगो को फॉरेन प्लेयर से काफी ज्यादा कॉम्पिटिट करना होगा, लेकिन इन दिनों विस्तारा का फोकस था प्रीमियम सर्विस पर, जबकि एयर एशिया ध्यान दे रही थी लो कॉस्ट मॉडल पर, लेकिन इंडिगो मिडिल क्लास लोगों को टारगेट कर रहा था। ऐसे में एयर एशिया का स्केल काफी छोटा रह गया और आखिरकार वो एयर इंडिया में जाकर मर्ज हो गई। कुल मिलाकर इंडिगो को कोई खास फर्क पड़ा नहीं और वो न्यू प्लेन्स को ऐड करते गए। इसके बाद 2011 में एक साथ 180 प्लेन्स का ऑर्डर दिया था इंडिगो ने, फिर 2015 में 250 प्लेन्स का ऑर्डर दिया और फिर 2019 में पूरे 300 नए प्लेन्स का ऑर्डर प्लेस किया, जो कि इंडिगो के एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा रीजन था। अब इंडिगो की ग्रोथ बाहर से देखने में बिल्कुल स्मूथ लग रही थी, लेकिन 2018 और 19 के बीच एक बहुत बड़ा तूफान उठा। राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल, जिन्होंने मिलकर इंडिगो की शुरुआत की थी, उनके बीच अब गहरी अनबन होने लगी। यहाँ तक कि 2019 में राकेश गंगवाल ने कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठाते हुए सेबी को लेटर भेजकर आरोप लगाया कि इंडिगो के डिसीजन राहुल भाटिया के फायदे के लिए उठाए जा रहे हैं, ना कि बाकी के शेयर होल्डर्स के लिए। इससे इंडिगो में बहुत ज्यादा हलचल मच गई। वो दो दोस्त जिन्होंने मिलकर इंडिगो को खड़ा किया था, अब वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। वहीं कुछ ही साल बाद ईयर 2022 की शुरुआत में राकेश गंगवाल ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और ये भी ऐलान किया कि वो धीरे धीरे अपना सारा स्टेक बेच देंगे। लेकिन इस लड़ाई के बावजूद भी इंडिगो के ऑपरेशन में कोई बड़ा असर पड़ा नहीं और यही चीज प्रूव करती है कि इंडिगो का मैनेजमेंट कितना ज्यादा मैच्योर था, जिसकी वजह उन्होंने अपने आपसी मतभेदों को बिजनेस के ऊपर हावी होने नहीं दिया। कुछ साल पहले 2020 में इंडिगो पीक पर थी, लेकिन तभी कोविड-19 आया, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। मार्च 2020 में पूरे इंडिया के पैसेंजर की फ्लाइट पर रोक लग गई और पूरे एयरपोर्ट खाली हो गए। इंडिगो के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि फाइनेंशियली ईयर 2020-21 में उसे हजारों करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन यहाँ भी इंडिगो ने सरवाइव करने का मौका ढूंढ लिया था। इस कंपनी ने तुरंत बड़े कदम उठाते हुए टॉप मैनेजमेंट की सैलरी 50% कर दी, पायलट्स और क्रू की सैलरी भी कम कर दी गई और कुछ एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया गया, जिसकी वजह खर्चों को कम किया जा सके। साथ ही लॉकडाउन के दौरान इंडिगो ने कुछ फ्लाइट्स को कार्गो में कन्वर्ट कर दिया था, ताकि थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट हो सके। इस तरह 2022 में आते आते जैसे ही हालात नॉर्मल हुए, तो इंडिगो ने फ्लाइट की बढ़ती हुई डिमांड का पूरा फायदा उठाया, इतना कि 2022 के मिड तक इंडिगो एक बार फिर से लॉस से उबर कर प्रॉफिट में आ गई। लेकिन दूसरी तरफ कोविड की वजह से बाकी एयरलाइंस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। एयर इंडिया और विस्तार को टाटा ग्रुप ने अपने अंडर ले लिया। दूसरी तरफ स्पाइस जेट भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गई और इसमें सबसे बड़ा झटका लगा GFTST को, जो पहले गो एयर हुआ करता था। हैवी लाइसेंस के चलते 2023 में ये बैंकरप्ट हो गई और ये कंपनी बंद हो गई। इस तरह 2023 तक इंडिगो का डोमेस्टिक मार्केट शेयर 60% से भी ऊपर चला गया। इसका मतलब ये था कि इंडिया में हर 10 में से 6 लोग जो फ्लाइट में सफर कर रहे थे, वो इंडिगो की फ्लाइट में ही बैठे थे। ये लगभग मोनोपोली जैसी सिचुएशन थी, जो इससे पहले इंडियन एशियन मार्केट में कभी भी नहीं देखी गई थी। वहीं जून 2023 में इंडिगो ने पेरिस एयर शो में एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे पूरे एशियन इंडस्ट्री में हलचल मच गई। इंडिगो ने एक ही बार में 500 नए प्लेन्स का ऑर्डर दे दिया। ये
एविएशन के इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर था। इस स्टेप के साथ इंडिगो ने ये प्रूव कर दिया कि आने वाले कुछ साल तक इंडिगो का ही नाम चलेगा। आज इंडिगो के पास 400 से भी ज्यादा प्लेन है जो एक्टिव सर्विस में है और आने वाले टाइम में काफी सारे प्लेन ऐड होने वाले हैं।